हेलो बच्चों। आइए बच्चों, बिलियन चैप्टर का कुछ भाग शेष रह गया था जो यूपी बोर्ड परीक्षा में बेटा पूछा जाता है। तो बच्चों, अब हम आपको बिलियन के जो शेष भाग है चैप्टर का, जिसका नाम बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म है, बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित 5 नंबर के क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। अगर बच्चों आप वीडियो में बने रहते हैं तो श्योर है कि आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा आप उसको करने में सक्षम होंगे। हाँ बच्चों, तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका प्यारा डीके, मेरा जिसका चैनल है यूट्यूब चैनल डीके पीसीएम वाला, तो बच्चा इसमें आपका स्वागत है। आइए आपको हम अब बिना देर किए हुए आपको चीज़ें बताते हैं। तो बेटा बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, पहले आपको 2 लाइन बता दे कि किसी बिलियन के पदार्थ यानी किसी बिलियन का वह गुणधर्म जो केवल विलेय के कणों की संख्या अर्थात विलेय के कणों की मात्रा पर निर्भर करता है, उसी गुणधर्म को हम बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। बच्चों, इस गुणधर्म से बहुविकल्पी प्रश्न आता है कि बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करता है। तो बच्चों, बिलियन का जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो केवल विलेय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करता है। इसका न तो बिलियन से कुछ लेना देना है न तो विलायक से। एक बार फिर बता दें बच्चों, बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या पर या विलेय के कणों की मात्रा पर निर्भर करता है। हाँ बच्चों, तो आइए बेटा इसी कणों की मात्रा के आधार पर बिलियन के 4 अणुसंख्य गुण बताए गए हैं जो आपके सामने हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। बच्चों एक बार आपको हम मेंशन करते हैं, ध्यान दीजिए। जो पहला गुणधर्म है बेटा वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा बच्चों क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा बच्चों हिमांक का अवनमन। और बच्चों चौथा जो है परासरण तथा परासरण दाब। हाँ बच्चों, थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दे दें आपको कि पहला, दूसरा, तीसरा गुणधर्म राउल्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, और जो चौथा गुणधर्म है उसको बेटा वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने बताया, जिसके लिए उन्होंने बेटा 2 अलग वैज्ञानिक जिनका नाम है चार्ल्स और बायल, उनके नियमों का थोड़ा प्रयोग किया, इसलिए उन्होंने इस नियम में उनके नाम को भी दिया है। हाँ बच्चों, तो अभी आई बारी बारी सबको आपको बताते हैं। एक बार आपको हम दिखा दें कि क्या है बिलियन के चारों अणुसंख्य गुणधर्म। अभी बेटा यहाँ देखते हैं, ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण तथा परासरण दाब। यह भी आप मैंने आपको बताया था अभी। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है बच्चों, यहाँ लिखा है कि बिलियन का वह गुणधर्म जो केवल विलेय पदार्थ की मात्रा अर्थात विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। हाँ बच्चों, तो पहले गुणधर्म को पढ़ने से पहले आपको हम पहले वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन क्या होता है बच्चों, साफ साफ देखिएगा। पहले अवनमन जानेंगे, फिर उसके बाद आपेक्षिक अवनमन जानेंगे। अवनमन मतलब बेटा साफ साफ अक्षरों में कमी होना। अवनमन का अर्थ क्या है बच्चा, कमी का होना। अवनमन का अर्थ है कमी। क्या है बच्चों, कमी। कमी का मतलब घट जाना, किसी भी मात्रा का घटना ही क्या है, अवनमन कहलाता है। इसको बेटा दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में लोअरिंग कहते हैं। ओके बच्चों, तो लोअरिंग का क्या मीनिंग है बेटा, डिक्रीजिंग यानी कमी। ओके बच्चों, तो होता क्या है बेटा, अगर किसी शुद्ध विलायक में, जैसे आप जल ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए या ईथर ले लीजिए, इसमें जब आप कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे चीनी है, यूरिया है, ग्लूकोज है, इनको जब आप मिलाएंगे तो ऐसे पदार्थ जब मिलते हैं तो विलयन जो बनता है उसका वाष्प दाब जो शुद्ध विलायक जल वगैरह होते हैं उनके वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। तो वाष्प दाब में जो कमी आती है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। अभी हमने आपको बताया कि अवनमन का क्या अर्थ है बेटो, कमी। ओके बच्चा, तो आइए आपको पढ़ के भी दिखाते हैं। वही चीज़ हमने लिखा भी है कि जब किसी शुद्ध विलायक में, जैसे आप जल, अल्कोहल या ईथर लिए हैं, इसमें कोई अवाष्पशील द्रव्य अर्थात जैसे हमने बताया बेटा वो अवाष्पशील द्रव्य में आएगा कौन कौन, चीनी हो गया, यूरिया हो गया और ग्लूकोज। हाँ बच्चों, इनको जब आप मिलाओगे तो होगा क्या, इनके मिलने से जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब
जो मिलाने के पहले हमारा शुद्ध विलायक था उसके वाष्प दाब की तुलना में कम होगा, और इसी वाष्प दाब की कमी को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो बच्चों पहले अवनमन क्लियर हो जाए तो आपेक्षिक अवनमन आराम से आप समझ सकते हो। तो आइए एक बार देखते हैं। तो यही हमने लिखा है बेटा, वाष्प दाब जो प्राप्त विलयन होता है उसका वाष्प दाब PS शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। विलयन के वाष्प दाब में होने वाली इसी कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और बच्चों याद रखिए, आपको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें तब हम आपको आपेक्षिक अवनमन समझाते हैं। ओके बच्चों, अवनमन का अर्थ आप क्लियर कर लीजिए। अवनमन का अर्थ है कमी का होना, कम हो जाना, घट जाना। हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका प्लीज। हाँ बच्चों, तो आप वाष्प दाब का अवनमन आपने सुना। आइए आपको फिर से बता दें बेटा, वाष्प दाब का अवनमन क्या है। हमने आपको बताया कि जब किसी शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे तो कन्फर्म है जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। कमी का ही अर्थ होता है अवनमन। तो बेटा वाष्प दाब का अवनमन हमने बताया, उसी हिसाब से वाष्प दाब का अवनमन क्या है बेटा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, या इसी को हम बेटा लिख सकते हैं डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और पी एस विलयन का वाष्प दाब। अब आते हैं बच्चों पहले गुणधर्म पर, विलयन के अणुसंग गुणधर्म में पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सामान्य भाषा में बेटा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में जो आपेक्षिक अवनमन होता है उसी को, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में जो वाष्प दाब का अवनमन होता है उसी को हम विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक बच्चों, फिर देख लीजिए एक बार, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब का अवनमन यानी वाष्प दाब का अवनमन डेल्टा पी तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी पी नॉट यानी डेल्टा पी अपान पी नॉट। डेल्टा पी बराबर किसके बेटा, पी नॉट माइनस पी एस। हाँ बच्चों, तो इसलिए डेल्टा पी की जगह हमने रख दिया पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। ये जो क्वांटिटी आई है यही वाष्प दाब का अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है। ओके बच्चों, क्या है ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और पी नॉट माइनस पी एस क्या है, केवल वाष्प दाब का अवनमन है। डन, क्लियर। एक बार आप इसको देख लें। फिर इसी गुणधर्म पर राउल्ट ने जो नियम दिया बच्चा उसको हम 2 लाइन में बताएंगे और उनसे संबंधित एक न्यूमेरिकल कराते हैं जो बोर्ड परीक्षा में लगाते समय आपका बड़ा सहयोग करेगा। हाँ बच्चों, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको हम इसी गुणधर्म पर आधारित राउल्ट का नियम समझाते हैं। हाँ तो बच्चों, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पर राउल्ट ने जो नियम दिया बेटा उस नियम को आइए सुनते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं और इसके बाद तो आपको हम एक क्वेश्चन लगाते हैं जिसको आप लगाइएगा। लगाने के बाद आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा बेटा, क्यों, क्योंकि आपको आइडिया बनेगा कि कैसे आपको बोर्ड पेपर में क्वेश्चन करना है इस फार्मूले से संबंधित। ओके बच्चों, पहले आपेक्षिक अवनमन में राउल्ट ने जो नियम दिया उन्होंने सीधा सीधा कहा बेटा कि अगर आप किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे तो जो विलयन आय प्राप्त होगा उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होगा, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो विलेय के मोल अंश पर डिपेंड करेगा बेटा। इनका अनुपात जो होगा विलेय के किस पर डिपेंड करेगा, मोल अंश पे। तो राउल्ट ने क्या कहा बच्चों, देखिए इन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट किसके बराबर होता है बेटा, विलेय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है। देखो कितना आसान है कि नहीं राउल्ट का नियम। अच्छा, सीधा सीधा एक लाइन में कह रहा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है। विलेय पदार्थ के मोल अंश के क्या होता है, बराबर। अर्थात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या है बच्चों, विलेय का मोल अंश। अब बेटा इसको गणितीय भाषा में आपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर जीटा विलेय। अब बेटा चूंकि विलेय का जो मूलांश होता है वो होता है स्मॉल एन अपान स्मॉल प्लस कैपिटल एन, अतः हम इसको लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू बेटा एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। हाँ बच्चों, ये रहा राउल्ट के नियम का गणितीय रूप और ये रहा राउल्ट का नियम। बेटा इन्होंने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पे पहला नियम दिया। ठीक बच्चों,
इनके नियम को लगाते समय एक विशेष बात ध्यान देनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि जो विलेय है उसकी मात्रा बहुत कम तो नहीं है, अर्थात जिसको हम मिलाए हैं, विलयन बनाए हैं जिससे, अगर उसकी मात्रा कम है तो विलयन तनु बनेगा बेटा। और अगर विलयन तनु बनेगा तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बताया था कि विलेय की मात्रा कम होने पर इस जो n प्लस कैपिटल N लिए हैं इसको हम डायरेक्टली कैपिटल N के बराबर दिखा देते हैं। जैसे बच्चों आप सोच लो, जैसे आपने ले लिया 1000 ग्राम वाटर, अब बेटा इसमें आप 50 ग्राम अगर मान लीजिए चीनी मिला रहे हो या यूरिया मिला रहे हो, तो ऐसी स्थिति में बेटा इसका मात्रा बहुत ज़्यादा, इसका बहुत कम है, तो जो विलयन तैयार होगा बेटा वो तनु होगा, अर्थात उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। किसमें बेटा? विलेय की। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा बेटा कि अगर ऐसा दिखे, क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, 1000 और 50 बहुत कम है, 50 1000 की तुलना में, इसलिए जो विलयन बनेगा वो तनु होगा। तो तनु विलयन के लिए उन्होंने कहा था कि यदि विलयन तनु हो, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ यदि विलयन तनु हो, यदि विलयन तनु हो तो विशेष ध्यान रहे आपका, विलयन कैसा हो बेटा? तनु, यानी विलेय की मात्रा बहुत कम हो। तो आपको कैसे सूत्र को स्थापित करना है हो, तो राउल्ट का नियम इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो राउल्ट के नियम से आप आएंगे तो आपको मिलेगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक बच्चों, ध्यान रहे ये फार्मूला बहुत बार यूज होगा। ओके, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। ये सूत्र कब लगाना है बच्चों? जब आपका विलयन कैसा हो? तनु हो। तनु का अर्थ विलेय कम हो, विलायक बहुत ज़्यादा हो। ओके, डन, कोई दिक्कत? एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लें तो बेटा हम इस पे संबंधित आपको क्वेश्चन कराते हैं और आप आइडिया बनेगा इससे आपको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा राउल्ट का नियम और इसका ये रहा गणितीय रूप। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन सेकंड हमारा कब लेना है? जब विलयन कैसा हो बच्चों? तनु। तनु का अर्थ हल्का, गाढ़ा न हो। ओके बच्चों, नोटेड। हाँ बच्चों, तो आइए राउल्ट के नियम पर आधारित एक प्रश्न में लिखा है बेटा ब्लैक बोर्ड पे। आइए इसको फट से सॉल्व करते हैं और अगले गुणधर्म पर चलते हैं। हाँ बच्चों, आइए देखते हैं। बेटा कहा है कि 298 केल्विन ताप पर, हाँ बच्चा, जल का वाष्प दाब दिया गया है 17.535 mmHg मिलीमीटर पारा है। हाँ बच्चा, परंतु जब 720 ग्राम जल में 20 ग्राम यूरिया मिलाया गया बेटा, तो इस दशा में जब मापन किया गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। अब पूछ रहा है कि गणना द्वारा पता कीजिए कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन ये है, आपके सामने हमने मेंशन किया। ये टेम्परेचर बेटा, राउल्ट के नियम में टेम्परेचर का कोई अर्थ है नहीं, इसलिए टेम्परेचर को आप नगण्य मानिएगा, खाली कन्फ्यूजन के लिए देता है। आइए देखते हैं बच्चों, ये जल का वाष्प दाब, जल हमारा शुद्ध विलायक है, तो बच्चों बिना शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम P0 से दिखाते हैं। वो दिया है 17.535 mmHg। ओके बच्चों, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम क्या दिया गया है, देखते हैं। 720 ग्राम जल है, यानी विलायक का भार दिया गया है कैपिटल W। क्या ग्राम बेटा? 720 ग्राम। और यूरिया जो स्मॉल w है उसका दिया है बेटा 20 ग्राम। अब आप देख लो जो विलयन तैयार हुआ वो क्या है, तनु है कि सांद्र। आप देख सकते हो बेटा ये 720 है, ये केवल 20 है, तो इसके तुलना में ये तो बहुत कम है, अर्थात जो विलयन तैयार हुआ वो कैसा विलयन होगा? वो तनु। और अभी हमने आपको बताया था कि तनु विलयन होगा तो राउल्ट के नियम का जो गणितीय रूप होगा वो दूसरा होता है। हाँ बच्चों, तो आइए देखते हैं P0 क्या है, इतना W और स्मॉल w कैपिटल W मेंशन है। आइए हम पहले स्मॉल n कैपिटल N निकालते हैं। स्मॉल n क्या है? विलेय का मोलस, और कैपिटल N विलायक का। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले हम विलेय का और विलायक का मोल निकालते हैं कि विलायक के और विलेय के। तो बेटा विलेय कौन हमारा यहाँ पे? यूरिया। तो यूरिया का हम निकालेंगे मोल, यूरिया के मोलों की संख्या। तो यूरिया के मोलों की संख्या, तो बच्चों मोलों की संख्या निकालना आसान है। इसको कैसे निकाल लेंगे? n बराबर स्मॉल n लेंगे। क्या बेटा फार्मूला है? यूरिया का भार बटे यूरिया का आड़ू भार। तो यूरिया का भार NH2CO NH2, ये रहा बेटा यूरिया का आड़ू सूत्र। ओके,
तो NH2CO NH2 का भार लेंगे और इसी का बच्चों क्या लेंगे हम लोग, अणु भार। ओके, तो दोनों का भार अणु भार रखते हैं और आपको हम मोल निकालते हैं कि क्या मोल इसका घुला है। ओके बच्चों, तो आइए यूरिया का भार कै ग्राम है, आप यहाँ देख सकते हैं 20 ग्राम। और बेटा अणु भार अगर निकालें हम यूरिया का, तो आइए यहाँ देख लीजिए, पर फोकस कर सकते हैं आप, NH2CO NH2। तो बेटा नाइट्रोजन का अणु भार 14, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 60। ओके, तो 20/60 डन बेटा। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 मोल। डन बच्चों, ये आ गया आपका स्मॉल n। ओके बेटा, अब आते हैं बेटा जल का निकालते हैं। तो जल के मोलों की संख्या सेम ऐसे ही फार्मूला जैसे हमने यूरिया का निकाला। तो जल के मोलों की संख्या के लिए क्या फार्मूला है, आप जानते हैं, जल का भार बटे जल का अणु भार। ओके बेटा, जल विलायक है, कैपिटल ले लिए। तो जल का अणु सूत्र है H2O। तो H2O का भार बटे H2O का क्या लेंगे बच्चों, अणु भार। ओके बच्चों, तो आइए H2O का भार कितना दिया है बच्चों, 720 ग्राम। और H2O का अणु भार बच्चों हम निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का 2 1 का 2, ऑक्सीजन का 16, तो कुल मिला कितना होगा बच्चा, 18। तो 18 से भाग करें तो 18 चौक 72, 40 मोल। हाँ बच्चा, डन, एकदम ओके है। बराबर तो कंफर्म कर लें कि जो कैपिटल एन आया है कितना है बच्चा, 40 मोल। और स्मॉल एन कितना है बेटा, 1/3। आप चाहें तो इसको और छोटा लिख सकते हैं, क्या, 0.33। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.33। डन, संक्षेप में यानी उसमें डेसिमल में। हाँ बेटा, स्मॉल एन कैपिटल एन मिल गया, पी नॉट पता है, PS निकालना है। आइए आपको फट से राहुल का नियम लगाते हैं और इसको निकाल दिखाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा, क्योंकि इसको मिटाएंगे तब आपको हम निकाल के दिखाएंगे कि राहुल के नियम से कैसे आप बिलियन का वाष्पदाब निकालेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। याद रहे ये स्मॉल एन और कैपिटल एन, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एन और कैपिटल एन। हाँ बच्चों, नोटेड। हाँ बच्चों, तो आइए राहुल का नियम लगाते हैं। राहुल के नियम से बेटा जो फार्मूला है, आपेक्षिक अवनमन P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू बेटा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। हाँ बच्चों, तो P नॉट दिया था 17.535 माइनस PS रहने दीजिए अपॉन 17.535। स्मॉल n हमने निकाला था बेटा 0.33, कैपिटल N अभी निकाला था, आप ही निकाला, कितना आया था बेटा, 40। हाँ बच्चों, अब क्या करना बेटा, इसमें से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आइए पहले डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो आप यहाँ 4000 लिखेंगे, ऊपर 33 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 17.535 माइनस PS अपान 17.535। आइए भाग करने पर आपको मिलेगा 0.4 से भाग करें बेटा इसमें, तो आपको मिलेगा 0.00825 समथिंग। इसको आप अगर डिवाइड करते हैं तब, डिवाइड करना आसान है, आप यहाँ दे सकते हैं 33/4 दशमलव था बेटा, दशमलव हटाना है तो यहाँ 33 कर दें, यहाँ पे 4000 कर दें, तो बेटा आप भाग करोगे इसमें तो इतना आएगा। ठीक बेटा, अब आते हैं बच्चों, अब यहाँ की डिवाइड है, इधर क्या करेगा ये मल्टीप्लाई। आइए इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो देखिए क्या बच्चा है शेष भाग, 17.535 माइनस PS बराबर 0.00825 मल्टीप्लाई 17.535। मल्टीप्लाई करने पर आपको अप्रॉक्स वैल्यू क्या मिलेगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस PS इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बताइए 0.1446 समथिंग आएगा, 0.144। बेटा इसको इधर करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 17.535 में से 0.144 घटा देंगे तो हमको बिलियन का वाष्पदाब मिल जाएगा। तो आइए बच्चों घटाते हैं, 5 में से 4 घटा 1, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3.17। ओके बच्चों, तो हमको मिल गया कि जो शुद्ध बिलियन था
उसका वाष्प दाब जो घटा वो कितना है, विलयन का वाष्प दाब। हाँ बच्चों, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। कितना है बेटा विलयन का वाष्प दाब, 17.391 mmHg। अगर आप ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों, फुल मार्क्स। ओके, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है और राउल्ट के नियम पर आधारित प्रश्न लगाना है। हाँ बच्चों, तो एक बार आप देख लें कि कैसे हमने हल किया। आपने राउल्ट का नियम लगाया बेटा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन अपान कैपिटल एन। कैपिटल एन स्मॉल एन की गणना हमने पीछे किया था, इतना आया था बेटा, हमने इसको डिवाइड किया, इतना आया, ये डिवाइड था, इधर क्या किया मल्टीप्लाई, इतना आया मल्टीप्लाई करने पर, और ये माइनस इधर किए प्लस हो गया, प्लस इधर था क्या हो गया माइनस, घटाने पर ये आया। यही विलयन का वाष्प दाब है। ओके बच्चों, तो एक और जानकारी आपको बता दें बेटा, कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि आदर्श विलयन क्या है। ध्यान दीजिएगा, आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में, अर्थात चाहे जिस ताप पर, चाहे जिस दाब पर, चाहे जिस सांद्रता पर, अगर राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। डन बच्चों, क्या एक बार फिर सुन लीजिए, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, कब, सभी परिस्थितियों में, अर्थात ताप चाहे जो हो, दाब चाहे जो हो, सांद्रता चाहे जो हो, ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन न करे, कहाँ, सभी ताप दाब और सांद्रता पर, वो क्या कहलाएगा, राउल्ट अनादर्श विलयन कहलाएगा, अनआइडियल यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या है बच्चा, जो इनके नियम का पालन करेगा। डन बेटा। दूसरी चीज़, राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं पूछी जाती हैं, तो आप सुन लीजिए राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, इसको कॉपी में नोट करिएगा, हमारे द्वारा जो बताई गई बात है। पहला बेटा, राउल्ट का नियम तन विलयनों के लिए लागू होता है, ठीक बच्चों। दूसरा बेटा, राउल्ट का नियम सभी ताप दाब और सांद्रता पर कार्य करता है। डन बेटा, क्लियर। ये रहे आपके दो मेन पॉइंट जो आपको पूछे जाते हैं कि विलयन के राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं हैं। ओके बेटा, आप इसको नोट करें, हम अगला गुणधर्म आपको पढ़ाते हैं। हाँ बच्चों, तो आइए आपका दूसरा गुणधर्म विलयन के क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मतलब बेटा बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना, और अवनमन माने हमने बताया था कमी हो जाना। तो आपने देखा कि जब आप शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हो, तो अगर कोई क्वांटिटी घटेगी तो अवनमन कहलाएगी, और अगर क्वांटिटी बढ़ गई विलयन की तो क्या कहलाएगी, उन्नयन। ओके बच्चों, तो यहाँ उन्नयन है, उन्नयन मतलब कन्फर्म है कि यहाँ बढ़ेगा, अधिक हो जाएगा, वृद्धि होगी। तो होगा क्या बेटा, जब किसी शुद्ध विलायक में, आप शुद्ध विलायक का अर्थ आप जान रहे हैं, शुद्ध जल हो गया, शुद्ध अल्कोहल हो गया, शुद्ध ईथर हो गया, इन सब में जब आप कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, जैसे बच्चा चीनी है, यूरिया है, ग्लूकोज है, इनको आप जैसे ही मिलाओगे तो जो विलयन तैयार होगा, उस विलयन का वाष्प दाब, उस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। क्वथनांक होने वाली इसी वृद्धि को क्या कहा जाता है बच्चा, क्वथनांक का उन्नयन। डन बेटा, हमने ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किया है, एक बार पढ़ देते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील द्रव्य जैसे चीनी, यूरिया, ग्लूकोज मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक यानी टीएस विलायक के क्वथनांक यानी टी नॉट से अधिक हो जाता है। क्वथनांक में होने वाली बेटा इसी वृद्धि का नाम क्वथनांक का उन्नयन है। इसे किससे दिखाया गया बेटा, डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी से दर्शाया गया, जहाँ डेल्टा टीबी किससे बराबर है बेटा, टीएस माइनस टी नॉट। टीएस क्या है बेटा, विलयन का क्वथनांक, टी नॉट क्या बेटा, विलायक का क्वथनांक। कौन से विलायक का, शुद्ध विलायक का। ये विलायक कैसा होगा बच्चों, शुद्ध। ओके, आइए इसी पर राउल्ट ने नियम दिया, उसको आपको यहाँ समझाते हैं। क्वथनांक के उन्नयन पे कौन नियम दिया बेटा, राउल्ट ने। उनका क्या कहना था कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो बेटा विलयन के मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। सुन रहे हैं आप लोग, क्या बता रहे हैं बच्चा, कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो डेल्टा टीबी। ओके बच्चा, यह अनुक्रमानुपाती होता है विलयन के मोललता के। मोललता क्या है बेटा, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलायक 1 किलोग्राम विलायक लेंगे बच्चा हम लोग, 1 किलोग्राम विलायक में घुले
विलेय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोललता कहते हैं। ओके बच्चा, तो राउल्ट ने इसी गुणधर्म पर अपना नियम दिया। जरा देखिएगा राउल्ट क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं बेटा राउल्ट के नियमानुसार। हाँ बच्चा, आइए फटाक से इसको देखते हैं, कुछ है नहीं इसमें, सामान्य भाषा में बताए हैं ये भी कि जो विलयन का कौन सा क्वथनांक का उन्नयन है अर्थात डेल्टा टी बी, वो अनुक्रमानुपाती किसके है बच्चों, मूललता। किसके बेटा, मूललता। डेल्टा टी बी किसके अनुपाती है, मूललता के। यानी मूललता अगर बढ़ेगी तो क्वथनांक का उन्नयन बढ़ेगा, अगर मूललता घटेगी तो क्वथनांक का उन्नयन घटेगा। इसी अनुपाती चिन्ह को बेटा इन्होंने हटाया और एक नियतांक का प्रयोग किया जिसको हम दिखाते हैं किससे बेटा, के बी से, के बी इंटू एम, यानी डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। ओके बच्चों, के बी क्या है बेटा, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक के नाम जाना जाता है। क्या बेटा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। डन। परिभाषित करना आसान है, मात्रक भी निकालना आसान है। आपको बोर्ड परीक्षा में बेटा इसका मात्रक भी पूछता है कभी कभी, तो आराम से निकाल सकते हैं आप। डेल्टा टी बी आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बेटा या तो डिग्री सेल्सियस मापते हैं या तो केल्विन में। केल्विन परम ताप वाला पैमाना है, डिग्री सेल्सियस एसआई पैमाना है। आइए ये मोललता गुणा इधर क्या करेगा बेटा, भाग, तो के बी का आप मात्रक और परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक बार देख लीजिए। एम बराबर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा टी बी अपान, सॉरी के बी इक्वल टू निकालें, के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपान एम। हाँ बच्चा, तो यहीं से आइए इसको परिभाषित करते हैं और इसका मात्रक भी निकाल देते हैं। के बी की परिभाषा है बेटा, एम है मोललता, यानी एक मोलल विलयन का, एक मोलल विलयन में, एक मोलल विलयन में क्वथनांक का जो उन्नयन होगा वही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। यानी वह विलयन जिसकी मोललता कितनी हो, 1 मोल प्रति किग्रा, उसके क्वथनांक के उन्नयन को ही हम के बी अर्थात मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। हाँ बेटा, मात्रक की बात आई, हमने कहा कि डेल्टा टी बी ताप है, तो ताप का मात्रक बेटा हमने कहा चाहे केल्विन लीजिए चाहे डिग्री सेल्सियस, और एम है मोललता, मोललता का मात्रक है मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति किग्रा। ओके बच्चा, ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लिख सकते हैं केल्विन किग्रा प्रति मोल। क्या बच्चों, केल्विन किग्रा प्रति मोल। केल्विन को केस दिखाते हैं, किग्रा है केजी अपान मोल, MOL। डन बेटा, तो ये हो गया के बी का मात्रक। के बी का क्या है बेटा, ये मात्रक। डन। अब बच्चों मोललता को परिभाषित किया गया है, जरा उसके सूत्र को अगर हम रखें तो आपको एक सूत्र प्राप्त होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब आपको हम मोललता का सूत्र लिखकर डेल्टा टी बी के व्यंजक को दिखाते हैं और अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र स्थापित करते हैं, जिससे संबंधित बोर्ड परीक्षा में बेटा 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके बच्चा, आइए एक बार इसको आप नोट करें। हाँ बच्चों, तो आइए, राउल्ट का नियम अभी हमने आपको यहाँ बताया कि राउल्ट का नियम कहता है डेल्टा टी बी अनुपाती एम है, या डेल्टा टी बी बराबर बच्चा क्या है, के बी इंटू एम। अब बच्चा जानते हैं मोललता क्या है। मोललता आपने पीछे पढ़ा है, आप पीछे हमारा वीडियो देख सकते हैं, सोल्यूशन का पिछला वीडियो, वहाँ हमने मोललता को परिभाषित किया है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी लगवाए हैं। तो मोललता स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है बेटा। मोललता बराबर होता क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। ओके बच्चा, क्या है, विलेय के मोलों की संख्या पूरे के बटे विलायक का भार। और विलायक का भार लेते समय बच्चों ध्यान देना पड़ता है कि विलायक का भार किस में हो, केजी में हो। किस में बेटा, केजी में। डन। और अगर इस असुविधा से बचना है बच्चों, तो हम केजी को ग्राम में बदलना चाहते हैं तो हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, तो केजी से हमेशा ग्राम में बदल जाएगा। हाँ बच्चा, यानी हम इसको गणितीय भाषा में लिखे तो एम बराबर एन अपान कैपिटल डब्ल्यू। हाँ, डब्ल्यू किलोग्राम में, इसको अगर हम 1000 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम में। ऊपर अब गुणा कर दे चाहे नीचे भाग कर। हाँ बच्चा, तो आइए, डन है। आइए, तो यम बराबर क्या मिल गया बेटा, सीधे सीधे 1000 स्मॉल एन
अपान कैपिटल W। ओके बच्चों, यही चीज़ यहाँ पुट करते हैं तो आपको क्वथनांक का जो उन्नयन मिलेगा, क्वथनांक का उन्नयन, हाँ बच्चा, क्वथनांक का उन्नयन वो क्या होगा जरा देख लीजिए। वो होगा डेल्टा TB बराबर KB इंटू M की वैल्यू 1000 स्मॉल n अपान कैपिटल W। हाँ बेटा, डन है। आइए, n होता है क्या बेटा, n है विलेय के मोलों, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। यहाँ अणुभार हम कैपिटल M दिखा रहे हैं बच्चा, तो इसको हम यहाँ अगर रखें तो डेल्टा TB बराबर क्या मिलेगा, KB इंटू, ये गुणे में है, ध्यान रहे गुणा है ये, 1000 स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू कैपिटल M। ये इसको डिवाइड इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अतः हम लिख सकते हैं कि M बराबर होगा 1000 KB स्मॉल w अपान डेल्टा TB कैपिटल W। ये रहा बेटा अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करने का व्यंजक। स्मॉल w विलेय का भार है, कैपिटल W विलायक का भार, डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन, KB मूलन उन्नयन स्थिरांक। हाँ बच्चों, आइए इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन लगवाएंगे हम आपको, ताकि आपको कम से कम क्लियर तो हो कि इसका आप कैसे क्वेश्चन लगाएंगे अगर बोर्ड परीक्षा में आता है। ओके बेटा, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, तब आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। हाँ बच्चों, तो रहा ये क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित प्रश्न। आपने क्वेश्चन देख ही सकते हैं। 3 ग्राम यूरिया है बेटा, 100 ग्राम जल में घोला गया, तो जल के क्वथनांक में के उन्नयन में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। यदि जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया बेटा 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो बेटा हल करते समय आप यहाँ जब भी परीक्षा में हल करें तो यहाँ पहले आप हल लिखें, हल के समय आप लिख दीजिए कि आपको क्या क्या यहाँ ज्ञात है, उसके बाद आप आइए। हाँ बच्चों, तो कै ग्राम यूरिया है, 3 ग्राम, डन। यानी स्मॉल w दिया है बेटा, कितना दिया है बेटा, 3 ग्राम। ओके, कैपिटल W बेटा दिया है, विलायक कै ग्राम है, 100 ग्राम। ओके बच्चा, KB कितना दिया है बेटा, KB 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल बेटा, डन है। कोई दिक्कत आप लोगों को? आइए तो देखते हैं। और यूरिया जो है उसका अणुभार आपको पता होना चाहिए। तो यूरिया का अणुभार बेटा, किसका अणुभार, यूरिया का अणुभार आइए निकाल लेते हैं फटाक से, तब व्यंजक रखते हैं। तो यूरिया हमारा अवाष्पशील विलेय है, इसका अणुभार यानी कैपिटल M। कैसे निकालेंगे बेटा, यूरिया का अणु सूत्र लिखिए, NH2CO NH2 का अणुभार। देखिए बच्चा ध्यान दीजिएगा, फट से इसको लगाते हैं। NH2 नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 का 2 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन फिर 14, हाइड्रोजन 2, टोटल ऐड करने को कितना है बेटा 60। तो ये मिल गया कैपिटल M। अब बच्चा आते हैं फार्मूले पे। चूँकि हम जानते हैं कि अवाष्पशील जो भी पदार्थ है का अणुभार जो होता है, अभी हमने आपको व्यंजक लिखा था, आप पीछे स्क्रीनशॉट लिए हैं, अगर आप नोट किए हो तो देख लीजिएगा, वहाँ लिखा होगा आपने। अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार जो होता है कैपिटल M बराबर 1000 KB स्मॉल w अपान डेल्टा TB कैपिटल W। हाँ बच्चों, हमको गणना क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं। गणना क्या ज्ञात करना है बेटा, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB क्वेश्चन मार्क है। ओके बच्चों, तो आइए एक बार यहाँ फोकस कीजिए, डेल्टा TB निकालते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेल्टा TB कैसे निकालेंगे बेटा, फार्मूले में रखते हैं। M की वैल्यू हमको पता है कितना बच्चों, 60। 1000 KB की वैल्यू बेटा 0.52 इंटू स्मॉल w कितना है बच्चों, 3 ग्राम। कैपिटल W बेटा डेल्टा TB निकालना है, कैपिटल W कितना ग्राम दिया बेटा, 100 ग्राम। तो बेटा यहाँ आप कट कर सकते हैं, इसको इधर कर लीजिए पहले। डेल्टा TB बराबर यहाँ बच्चों 1000 गुणे 3 गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1.56, और ये नीचे आएगा बेटा तो 60 गुणे कितना बेटा 100।
अब आप इसको छोटा कर लो, 1 2 1 2 3, ये तीनों जीरो कर गया बेटा। 1.56 में आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको डेल्टा टी बी यानी कितना क्वथनांक बढ़ा मिल जाएगा। तो आइए भाग करते हैं। 1.6 में 0.26 समथिंग आपका आंसर आएगा। कट करने पर 0.26 बेटा क्वथनांक कोणीय है, केल्विन है तो केल्विन लीजिएगा, सेल्सियस है तो सेल्सियस में। ओके बच्चों, ये डेल्टा टी बी की वैल्यू है। बेटा नेक्स्ट आपको हम बताते हैं अगला गुणधर्म। लिखे एक बार आप क्वेश्चन को नोट कर ले।